वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स, यू आर वाचिंग बायो बाय आशिफ सर। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर आपको याद होगा, क्लोनिंग वेक्टर वो वेक्टर्स हैं जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट के साथ ट्रांसमिट करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई पर्सन है और वो खड़ा है, ठीक है, और उसे अपने घर जाना है, ठीक, ये उसका घर है, तो उसे बीच में कोई व्हीकल चाहिए, ठीक है, और घर है उसका 100 किलोमीटर दूर, तो बीच में कोई व्हीकल चाहिए जिससे वो अपने घर जा सके। तो ये व्हीकल जो होते हैं ना, यही क्लोनिंग वेक्टर है। इस जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस व्हीकल, इस जीन टैक्सी जिसे हम जो है अपना वेक्टर कह रहे हैं, इसके थ्रू होस्ट तक ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये क्लोनिंग वेक्टर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कि नंबर ऑफ कॉपीज भी बनाते हैं और होस्ट तक उसको ट्रांसमिट भी करते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने कुछ लिखा है, मैंने लिखा है जो प्लाज्मिड्स हैं और जो बैक्टीरियोफाज है हैव द एबिलिटी टू रिप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो प्लाज्मिड्स के अंदर, बैक्टीरियोफाज के अंदर एबिलिटी होती है कि ये रिप्लिकेट करता है और नंबर ऑफ कॉपीज बनाता है। प्लाज्मिड्स आपको मालूम है, बैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मिड्स 1 और 2 कॉपीज बनाता है पर सेल, लेकिन कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे भी हैं जो 15 to 100 कॉपीज पर सेल बनाते हैं। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर जाके अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बनाता है। बैक्टीरियोफाज, क्योंकि आपको मालूम है उसमें कॉपी नंबर हाई होता है, क्योंकि वो होस्ट के अंदर जाएगा, उसकी मशीनरी को यूज करेगा और हाई कॉपी नंबर बनाएगा। लेकिन प्लाज्मिड्स आपको मालूम है उसे होस्ट की नीड नहीं होती है, वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। ये बेसिक डिफरेंस है प्लाज्मिड्स का और बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियोफाज को होस्ट चाहिए क्योंकि वो वायरस है जो अटैक करता है बैक्टीरिया पे। बिना होस्ट के वो हाई कॉपी नंबर नहीं बना पाता। लेकिन जो प्लाज्मिड है वो खुद रिप्लिकेट कर लेता है, उसे किसी होस्ट की नीड नहीं होती है। ये हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स हैं और ये क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि क्लोनिंग वेक्टर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेता है और ट्रांसमिट करता है होस्ट तक। यहां पे हम ये जानेंगे कि अब क्लोनिंग वेक्टर नेचुरल भी होते हैं और कुछ सिंथेसाइज्ड भी होते हैं, और हम पहले सिंथेसाइज्ड क्लोनिंग वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। आपको मालूम है कि जब क्लोनिंग वेक्टर आए तो नेचुरल के साथ साथ आर्टिफिशियल भी बनाए गए। तो जो फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर था उसका नेम था PBR322। दिस P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। P का मतलब प्लाज्मिड। BR ये साइंटिस्ट के नेम है, बॉलिवर रॉड्रिगेज। ये इन्होंने डिस्कवर किया था। ये प्लाज्मिड डीएनए है। प्लाज्मिड डीएनए आपको मालूम है कि बैक्टीरिया के अंदर होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। इन्होंने आर्टिफिशियल प्लाज्मिड डीएनए बनाया और उसका नेम है PBR322। P से प्लाज्मिड, B से बॉलिवर साइंटिस्ट का नेम, R से रॉड्रिगेज ये साइंटिस्ट के नेम हो गए, और इसका लैब नंबर 322 था। मतलब ये 322 जो इसका नंबर है, ये 322 नंबर पे डिस्कवर हुआ होगा, तो ये इसका लैब नंबर है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो जान लेते हैं। वो क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं? फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स
इसमें है ORI। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब देखो बेटा, यहां पे पॉइंट आपको दिख रहा है, इस प्लाज्मिड डीएनए में क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। इस ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में। यहां पे एक्चुअल में क्या होता है, रिप्लिकेटिंग फॉर्क बनता है। इस पे मोस्टली ए और टी होते हैं, ए और टी, क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड होता है तो आसानी से टूट जाता है। सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, जिसको टाइम लगता है। इसीलिए यहां पे इनके जो बीच में डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन का, वो ब्रेक होगा और रिप्लिकेटिंग फॉर्क बनेगा। यहीं से आपकी रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है। इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है सेलेक्टेबल मार्कर। अब देखिए बच्चों, ये सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, इसमें एक्चुअल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज किए गए। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज किया, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, मतलब इस पे किसी बायोटिक का असर नहीं होगा। इसका एक और फंक्शन होता है, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से आप ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का पता कर सकते हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब कौन रिकॉम्बिनेंट बना है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब ये क्या चीज है, रिकॉम्बिनेंट क्या है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि थोड़ा सा मैं बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां से इंसल्ट किया, तो जब आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां से इंसल्ट करेंगे तो इस पोर्शन को आप हटा देंगे, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी निकल जाएगा। और जब ये निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है या नहीं आया है। क्योंकि अगर नहीं आएगा तो ये मौजूद होगा टेट्रासाइक्लिन, और अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, इसको कट करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो अभी आगे इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, इस पे है आपका क्लोनिंग साइट्स। एक्चुअल में ये जो आप नाम लिखे देख रहे हैं, ये क्लोनिंग साइट्स है। मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2, और यहां पे देखिए मैं 3 लिख रहा हूं, क्लोनिंग साइट्स। तो देखो बेटा, ये क्लोनिंग साइट एक्चुअल में है क्या, ये है रिकॉग्नाइजेशन साइट्स। इसका क्या मतलब रिकॉग्नाइजेशन साइट्स का, ये वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जहां से वो कटिंग करेंगे। एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, बड़ी आसान। ये आप ऐसे याद करोगे कि अमर एएमपी, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो आप याद करोगे अमर, ये अमर, और ये क्या है, प्रशांत PST1 और पवार PVU1। तो अमर, प्रशांत, पवार, PST1 और PVU1, दोनों अमर और प्रशांत पवार बेस्ट फ्रेंड्स थे। ठीक है, BFF वाले बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये इकोनॉमिक्स की क्लास लेने गए हिंदी में। ठीक, तो इकोनॉमिक्स की क्लास ली इन्होंने, लेकिन टीचर ने हिंदी में पढ़ाया और बहुत थर्ड क्लास पढ़ाया, थर्ड क्लास।
हो सकता है कभी कभी। तो टीचर ने हिंदी में पढ़ाया 3rd क्लास। अब जो टीचर था टीचर, इसका नेम था ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण सलमान, SAL1 सलमान। तो टीचर का नाम था ब्राह्मण सलमान। तो अमर बोला भैया मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो पवार थे, प्रशांत पवार, खाली पवार, ये बोले मैं दोबारा जाऊंगा। ठीक, तो ये इसकी एक ट्रिक है। तो देखिए सब में फर्स्ट आया, प्रशांत में फर्स्ट, पवार में फर्स्ट, इको में फर्स्ट, क्लास में फर्स्ट, लेकिन हिंदी में क्या आया 3rd, बैम SAL1 सब में फर्स्ट आया, और PVU में क्या आया 2nd आया। तो ये रिकॉग्नाइजेशन साइट्स थी। अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इको R1 से कटिंग किया है तो यहां पे कहां से कटिंग होगी, यहां से, समझ रहे हो। अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैम H1 से कटिंग किया था तो प्लाज्मिड में कहां से कटिंग होगी, यहां से। तो ये रिकॉग्नाइजेशन साइट्स हो गए, जिसको आप क्लोनिंग साइट्स कहते हैं, और इसकी वजह से आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐड होता है प्लाज्मिड के साथ और बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप समझ रहे होंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। और अब आगे जानते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या होता है। देखिए बच्चों, अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है। आपने एक प्लाज्मिड लिया जिसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिखाई दे रहा है आपको, टेट्रासाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन है। और सपोज करो, मान लो कि यहां पे उसकी कटिंग, जो आपका प्लाज्मिड डीएनए है उसकी कटिंग बैम H1 से हुई है। बैम H1 क्या है, क्लोनिंग साइट, याद करो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकल जाएगा बाहर। ये बैम H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद ये टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये बाहर निकल आएगा। और यहां पे इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। समझ लो बात को। जैसे आपने बैम H1 से कटिंग की, क्लोनिंग साइट्स में आपको मालूम है कि बैम H1 इस पोजीशन पे होता है। तो यहां से बैम H1 से जब कटिंग हुई तो ये टेट्रासाइक्लिन बाहर निकल गया, और बैम H1 यहां पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका लाइगेज की मदद से यहां पे चिपक गया। तो देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। लेकिन इस सब में हुआ क्या, टेट्रासाइक्लिन बाहर निकल गया ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसको कहते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिसे कहा जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या कहा जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो यही होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जब किसी प्लाज्मिड में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लाते हैं तो दोनों की कटिंग बैम H1 से हुई, और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब जोड़ा गया लाइगेज की मदद से प्लाज्मिड में तो बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन जब कटिंग हुई तो टेट्रासाइक्लिन बाहर निकल गया, और इसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहा जाता है। अब बेटा यहां पे मैं 3 केस बताऊं, 3 केस हो सकते हैं। पहला, मान लो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं और प्लाज्मिड वैसी का वैसी है। फर्स्ट केस में बता रहा हूं कि इसे नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं। तो जब जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं तो यह है आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब आप मीनिंग समझ गए। नॉन रिकॉम्बिनेंट का क्या होता है, जिसमें नो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, नो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट आता ही नहीं।
वैसी का वैसी है, ठीक। अब सेकंड केस में क्या होगा कि यहां पे देखो बेटा, आपको मालूम है सेकंड केस में कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि ये खुद जुड़ जाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है, डीएनए की जब कटिंग की जाती है तो वो खुद ही आपस में लाइगेट कर लेता है। तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट एंट्री ना कर पाए और ये डीएनए कटिंग के बाद खुद ज्वाइन हो जाए, ये भी तो हो सकता है। यही हो सकता है, इसे कहते हैं सेल्फ लाइगेशन, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर आया ही नहीं और ये खुद लाइगेट कर गए। इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। जिसमें डीएनए की कटिंग हुई है उसे कहा जाएगा रिकॉम्बिनेंट। तो ये रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, क्योंकि इसमें डीएनए आया ही नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ही नहीं। अब एक तीसरा केस है जिसमें हमने कटिंग करी और जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, तो बन गया रिकॉम्बिनेंट, और ये ट्रांसफॉर्मेंट भी है क्योंकि इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है। अब क्वेश्चन ये बनना था कि पता कैसे करें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है कि नहीं आया है। हो सकता है वो पहले से ऐसी एक डीएनए है जिसमें ना रिस्ट्रिक्शन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ना जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है। हो सकता है वो एक ऐसी नॉर्मल प्लाज्मिड डीएनए हो सकता है कि हमने जब कटिंग करी तो वो आपस में जुड़ गया, सेल्फ लाइगेट कर गया। और ये भी हो सकता है कि जब हमने उसकी कटिंग करी तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आके उसमें ऐड हुआ, तो जिसमें कुछ था ही नहीं, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, ना उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ना उसकी कटिंग हुई, उसे तो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहोगे आप। लेकिन जिसमें कटिंग हुई, चाहे जीन ऑफ इंटरेस्ट आया हो ना आया हो, उसे रिकॉम्बिनेंट कहोगे। और उस रिकॉम्बिनेंट के बाद जिसमें आपस में जुड़ गया, सेल्फ लाइगेस हो गया, वो तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आया वो ट्रांसफॉर्मेंट है। अब पता कैसे लगाएं कि ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है? तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, हमने एक रेप्लिका ली, एक प्लेट ली, एक रेप्लिका ली, जिसमें न्यूट्रिएंट्स डाले और तीनों कॉलोनी को ग्रो कराया, चाहे कॉलोनी फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। इन तीनों कॉलोनीज को हमने इस रेप्लिका पे ग्रो कराया, न्यूट्रिशन डाला, तो ये ग्रो कर रही। देखो, कॉलोनी फर्स्ट जिसमें क्या है, नो जीन ऑफ इंटरेस्ट, कॉलोनी सेकंड जो सेल्फ लाइगेस है, और कॉलोनी थर्ड जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये तीनों हमने ग्रो कराए। अब हम क्या करेंगे, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में उसको डालेंगे। एम्पिसिलिन वाले मीडियम में जब आप उसको डालोगे तो पहली वाली कॉलोनी, पहले वाले केस में ना तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा, ना उसकी कटिंग हुई है, ना उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है, तो वो कॉलोनी ग्रो नहीं कर पाएगी एम्पिसिलिन में और मर जाएगी, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी नहीं है। अब सेकंड और थर्ड कॉलोनी जो हमारी सेल्फ लाइगेस और जीन ऑफ इंटरेस्ट वाली है, ये दोनों एम्पिसिलिन पे ग्रो करेंगे। क्यों करेंगे ग्रो? क्योंकि एम्पिसिलिन तो यहां पे है ना बेटा, कटिंग तो कहां से हुई है, टेट्रासाइक्लिन से, एम्पिसिलिन से थोड़ी हुई है कटिंग। तो टेट्रासाइक्लिन बाहर निकला है, एम्पिसिलिन तो दोनों में है। लेकिन जब आप टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराओगे तो आपको मालूम है कि वहां पे सेल्फ लाइगेस वाला कॉलोनी जो सेकंड है, सिर्फ वो ही जिंदा रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ लाइगेस हो गया, डीएनए आपस में ही जुड़ गया और ये बाहर निकला ही नहीं। जब टेट्रासाइक्लिन बाहर नहीं निकला, अंदर है, तो आपको मालूम है कि उसमें टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है और वो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो कर जाएगा। समझ लो बच्चों इस बात को। इसका मतलब ये थर्ड वाला जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। इस चीज को एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों।
मैंने कहा प्लाज्मिड डीएनए लिया, इसकी कटिंग करी किससे, BAM-H1 से, टेट्रासाइक्लिन बाहर निकल गया जिसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोला गया और जीन ऑफ इंटरेस्ट आके ऐड हो गया। ठीक, उसके बाद 3 केस मैंने आपको बताए, एक में ना तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ना जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, केस 1, इन्हें तीनों को हम बीकर में ले सकते हैं। दूसरी जगह ऐसे भी कुछ प्लाज्मिड डीएनए हो सकते हैं जिनमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ नहीं पाया और डीएनए खुद लाइगेट कर गए, ऐसे भी आपके प्लाज्मिड डीएनए यहां बीकर में हो सकते हैं। और तीसरे केस में क्या होगा कि वही जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा और टेट्रासाइक्लिन बाहर निकलेगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा। ऐसा भी प्लाज्मिड डीएनए बीकर में हो सकता है। तो हम पता कैसे लगाएं कि किसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है और किसमें नहीं आया। वो प्लाज्मिड डीएनए जिसमें कुछ भी नहीं हुआ था, जो बीकर में था, उसे कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और जो अपने आप जुड़ गए थे उसको उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट भी कहते हैं। जो अपने आप जुड़ गए थे उसे रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, लेकिन वो भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं। और तीसरा केस जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आया उसे रिकॉम्बिनेंट भी कहा जाएगा और ट्रांसफॉर्मेंट भी कहा जाएगा, क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है। अब हम क्या करेंगे, इसे रिप्लिका में ग्रो कराएंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलोनी को खूब अच्छे से ग्रो कराया, खूब न्यूट्रिएंट दिया। जिसमें एम्फिसिलिन वाले मीडियम में जब हम इसको ग्रो कराएंगे तो फर्स्ट कॉलोनी जिसके पास कुछ नहीं है वो तो मर जाएगी, सेकंड और थर्ड कॉलोनी ग्रो करेगी। क्यों ग्रो करेगी, क्योंकि एम्फिसिलिन दोनों में होगा। लेकिन जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ था और जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर हुआ था, वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाएगा। रीजन ये है कि टेट्रासाइक्लिन बाहर आ चुका है, तो इसका मतलब वो टेट्रासाइक्लिन वाली मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। यहां से हम पहचान सकते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है। देखिए बच्चों, यहां पे हम एक अल्टरनेट केस कर सकते हैं। यहां पे हमने एक लैक जेड, आपको मालूम है, जीन लिया, ठीक है, लैक जेड जीन। अब ये जो लैक जेड जीन है, लैक ऑपरॉन याद है आपको, वहां पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लैक जेड जीन के बारे में। तो ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। इस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक करता था ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये एंजाइम का फंक्शन होता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। आगे देखिए क्या होता है बेटा, हमने इसी प्रोसेस में एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड कर लिया जिसका नाम था XJ, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ब्लू कलर करने के लिए। तो यहां पे रिएक्शन में ब्लू कलर शो होगा। अब हम देखिए क्या करेंगे, ये एक बीकर दिया हमने, ठीक है। अब आपको मालूम है इसमें कई सारे हमारे प्लाज्मिड डीएनए हैं, तो वही 3 केस आ गए। एक को कोई लेना देना नहीं है, वो आपको मालूम है नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसमें कुछ है ही लेना देना। एक में सेल्फ लाइगेज होगा, ठीक है, सेकंड केस जिसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहोगे, और एक में जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा और क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेंट। ये वो 3 केस है। यहां पे हमने इस बार दूसरा वेक्टर यूज किया है जिसे PUC8 कहते हैं। P मतलब प्लाज्मिड, UC यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यहां ये बनाया गया, और लैब नंबर 8। यहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एम्पिसिलिन है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन की जगह हम लैक जेड का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहां लैक जेड को यूज करा, और आपको मालूम है यहां पे जो ये लैक जेड जीन है इसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है XJ जो ब्लू कलर शो करेगा।
अब हमें क्या करना है, वही सेम हमें पता लगाना है कि कौन सा हमारा, सपोज करो बीकर ले लो या इकोलाई ले लो, उसमें पहुंचा नहीं पहुंचा, तो हमने फिर से रिप्लिका लिया, रिप्लिका में न्यूट्रिएंट्स दिए, कॉलोनी फर्स्ट, कॉलोनी सेकंड और कॉलोनी थर्ड, ये तीनों क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। फर्स्ट वाला केस यू नो वेरी वेल, जिसमें कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, वो एम्पिसिलिन में डालते ही मर जाएगा, डेड हो जाएगा उसका, क्योंकि एम्पिसिलिन तुम्हें मालूम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसके पास होगा नहीं, फर्स्ट वाली कॉलोनी डेड हो जाएगी, सेकंड और थर्ड कॉलोनी एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगी, फिर हम उसको डालेंगे लेग जेड जीन पे, लेग जेड पे, उसमें सेल्फ लाइगेटेड वाली कॉलोनी ग्रो करेगी और कलर देगी ब्लू कलर, उसमें आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है वो कॉलोनी ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि जब आपका ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है, जब ये इसकी कटिंग हुई होगी, तो ये आपका लेग जेड जीन बाहर निकल गया होगा, उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा, तो वो ब्लू कलर शो नहीं करेगा। ये एक अल्टरनेट मेथड था साइंटिस्ट के पास, जिससे वो यहां पे भी पता लगा रहे हैं कि किस में ट्रांसफॉर्मेंट आया है और किस में ट्रांसफॉर्मेंट नहीं आया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाता हूं, तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय आकिब सर। ओके, थैंक यू बच्चों।